वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी कोशिश भी है कि मेरे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, गेस्ट हैं, मैं चाहूँगा कि वो अपनी ज़िंदगी का वो वाक़या जो उन्होंने पहले कभी ना सुनाया हो, ईद के हवाले से वो ज़रूर सुनाएं। फिर साहब ये आपसे इब्तिदा करते हैं। ये मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है ये वाक़या कि ईदी मेरी दादी दे रही थी और उन्होंने मुझे उस ज़माने में 5 रुपए का नोट निकाल के मुझे कहा कि ये लो ईदी। मैंने कहा ये मैंने नहीं लेनी, ये कम है, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई जाओ। अच्छा, तो वो फिर सारा दिन इंतजार ही करता रहा। फिर वो मुझे 5 रुपए नहीं मिले। उसके बाद मुझे जिंदगी में हमेशा के लिए अकल आ गई कि जो मिल रहा है वो ले लो, फिर और डिमांड करो। तो ये बच्चों के लिए, ये आज के बच्चों के लिए भी नसीहत है कि जो मिल रहा है पहले उसको ले लें, लेने के बाद अगली जिद शुरू करेंगे हमें ज्यादा। तो वो मुझे जिद का उन्होंने दी ना वो उस जिद का उन्होंने सजा ये दी कि नहीं दी। और फिर सच्ची बात है कि उसके बाद मैंने कभी जिद भी नहीं की। लेकिन देखिए कितना बड़ा लेसन सुहेल साहब, जिंदगी का कितना बड़ा लेसन जो है वो भी इंसान को मिल जाता है इस तरह से। आपका तो हर ईद एक किस्सा ही होगी। मैं देखें वैसे तो मेरा घर था, ऐसा किस्सा जो आपने पहले किसी को ना बताया हो। हाँ, वैसे किसी ने पहले पूछा भी नहीं ना, तो मैं पहली दफा ही बताने लगा कि पूछे पहली दफा किसी ने। हमारा घर था सुहेल साहब मीनारे पाकिस्तान के सब कच्चा रावी रोड बाग मुंशीला था। तो हम सुबह मेरे वालिद साहब हम वो एक चादरें 2-3 लेके और वहाँ से बादशाही मस्जिद नमाज पढ़ने जाते थे। वो एक ट्रेडिशन था। आप जब अब तो मुझे नहीं पता, लेकिन तब वहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं, वहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं, सब ने, किसी ने जानमाज पकड़ी है, किसी ने चादर पकड़ रखी है और बच्चों ने अपने वालिद की उंगलियां पकड़ रखी हैं। वहाँ जाके फिर वो चादर बिछानी और वो चादर बिछा के उसके ऊपर बैठना, वो फीलिंग्स जो है ना, वो मैं शायद लफ्जों में आपसे शेयर ना कर सकूं कि वो कितनी खूबसूरत फीलिंग्स थी। बाप के साथ जाना, बाप की उंगली पकड़ के वो सड़क क्रॉस करना, वापसी के अंदर बाप ने कहीं रुक के, मेरे वालिद मोहतरम ने, वो कायदे आज़म के ज़ाती मुलाजिम थे, बड़े रख रखाव वाले आदमी थे, अल्लाह करी के रहमत करे। रास्ते में उन्होंने कहना भाई कुछ कचौरियाँ भी खरीदनी है, कचौरियाँ लेनी है, कुछ और ऐसे लेना। वो ऐसी खूबसूरत याद है कि वो शायद अब हम कुछ भी कर लें, वो जाहिर है वापस तो नहीं आ सकती हो यार। लेकिन वो किस्सा बताएं जो आप छुपा रहे हैं, जो आप बताना नहीं चाह रहे। आपने हमें बुलाने की बड़ी कोशिश की है। मैं केड़ा के ईद ते उत्ते किसी दी जेब कटदा फड़िया गया जेड़ा मैं लुका रहा है को मैंने किसी के पुगाने को सिगरेट लगा दी। क्या किया? कभी कुछ लेके भागे हो, कोई कचौरी उठा के आप निकल गए हो। प्रोफेशनलिज्म और आर्ट यही है कि आप जेब काट भी ले तो जो है वो आप पकड़े नहीं जाते। देखें, हम वो लोग हैं जो आंखों से ख्वाब चोरी कर लेते हैं और पता नहीं चलता। हमें तो पता है, हम तो जानते हैं क्योंकि और हम वही लोग हैं जो आंखों में ऐसे ख्वाब भी दे देते हैं जिससे इंसान जो है ना सारी जिंदगी उसके पीछे भाग। हम लफ्जों के जादूगर हैं। सुहेल साहब से मैंने हम यूट्यूबर हैं, ठीक है ना। अच्छा, इससे एक चीज और मैं आपको बताऊं, यूट्यूबर्स की भी मैं बता दूं। देखें, जब ट्रेडिशनल मीडिया सच बोलना छोड़ देता है ना, तो लोग फिर मुख्तलिफ मीडियम पे जाते हैं। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में जब अभी राणा साहब अब ईद फिर पॉलिटिकल कर रहा है। नहीं, मैं वैसे एक बात आपको राणा साहब इसको जरा मुख्तसर कर। जब पाबंदियां लगती हैं ना, जब ट्रेडिशनल मीडिया को आप रोकते हैं ना, तो फिर बेवहता और जो किसी के कंट्रोल में नहीं, फिर वो बात है। इसकी बजाय देखो, हमारा जो ट्रेडिशनल मीडिया है ना, उसके अंदर प्रॉपर गेट कीपिंग है। हाँ बिल्कुल, यानी कोई ऐसी चीज जा ही नहीं सकती। कोई गलती हो जाए वो तो खैर इंसानों से हो जाती है, लेकिन अदरवाइज वो पूरा प्रोसेस। देखे ना, हमारे पास कोई खबर आती है ना, मेरे पास आती है खबर, रिपोर्टर्स, मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि भाई दूसरी पार्टी का वर्शन इसमें है कि नहीं, उनका मौक़िफ़ है कि नहीं, फिर मौक़िफ़ बैलेंस है कि नहीं है, आप जो खबर दे रहे हैं उसके आपके पास सबूत है कि नहीं है, फिर खबर पब्लिश होगी। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो ऊपर से एडवाइस आती है और अखबारात की शक्ल बिगड़ जाती है। चले अब आगे बात करें, छोटे साढ़े इश्तेहार भी है, ठीक है ना।
बतूल मैंने साहिबा, ये आपकी जुमले से ही बस जिंदगी- समझ लेना मुझे है पता है क्या इन्होंने होता फिर सीरियस गुफ्तगू को फिर उस ओर ही ले जाना, फिर हम साथियों की मजबूरी, हमने फिर घुमा के वहीं पर ले आनी होती है बात। बतूल आपकी जिंदगी का कोई ऐसा वाक्या? लेकिन मैं सिर्फ इसमें एक जुमला ऐड करना चाहती हूँ, जो भी बात करें उसकी बॉटम लाइन ये है कि चाहे कितने भी मीडियम्स आ जाए, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, दीगर ऐप्स हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर एक डिबेट हो, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको ऐसे एडिटोरियल चेक देती है अंदर से, अगर आप ट्रेंड हैं तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। एक सोशल ये बाकायदा साइंस है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। और जो यूट्यूब की बात करें, मैं बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ कि यूट्यूब को रेगुलराइज करें सो दैट वी डोंट गेट इनटू दीज डिबेट्स। तो जिस भी इसका ही नहीं कि आप लोगों को बात नहीं करने दे रहे, बट देयर शुड बी अ लॉ फॉर एवरीथिंग। YouTube रेगुलराइज हो गया तो फिर वो ट्रेडिशनल मीडिया का हिस्सा बन जाएगा। नहीं, उसमें ये बड़ी थिन लाइन है, उसका कंट्रोल तो और by default रेगुलाइज actually करने की। उसका social मतलब देखिए, media- जिसका प्राइवेट वीडियो लीक हो रहा है वो तो जाएगा, लेकिन लेकिन जिसका बच्चा गलत चीजें देख रहा है तो सोशल उसकी मीडिया जो है ना, इसका बाय डिफॉल्ट ट्रेडिशनल मीडिया के अगेंस्ट है। दैट इज व्हाई इट इज सोशल मीडिया। अगर आप उसको फिर ट्रेडिशनल मीडिया की तरह रेगुलराइज करेंगे तो वो एक्चुअली सोशल मीडिया सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का debate इतलाक तो हो नहीं, सकता है ना। देखिए, इसका दुनिया भर में तरीका होता है। तरीका ये है कि कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटीज को चेक ना करे। देयर शुड बी प्राइवेट जी 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 जो third है party, आउटलेट्स जी, हो, हाँ। Independent. प्राइवेट आउटलेट्स हो जो गारंटी करें जी जी कि ये ऑथेंटिकेटेड है, बिल्कुल। ये Fact checks. इसके अंदर अखलाकियात जी, है, इसके अंदर ये बिल्कुल, है। बिल्कुल। वो प्राइवेट हो, किसी गवर्नमेंट के so कंट्रोल so में there ना could हो। be a way हाँ, आप right. नहीं है जिस तरह आप एक जो भी इंडस्ट्री है ना वो ऑथेंटिकेशन कराती है ISO 4000। हाँ जी। वो एक प्राइवेट अदारा होता है, वो जो कहता है कि ये इंडस्ट्री Certified. जो इंडस्ट्रियल रूल्स है उसके उसका मुताबिक स्टैंडर्ड जो है ये बिल्कुल इसके अंदर हेल्थ स्टैंडर्ड्स ही है। यही चीज जो है मीडिया मीडिया में भी होनी चाहिए। और अगर आपने बेहतर तजिए खबरें सुननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी कौन सी बात है? प्रमोशन ठीक है ना? ये बतूल ज्यादा- साहब, सर, पहले से ज्यादा- ही किया। ज्यादा आपने जाती एक हो बात गया। जो है किया, कहीं और मुफ्त का चली गई। मौका मिले तो मैं मौका भी ना फायदा भी ज्यादा ना। जाती हो गया। है हकीकत भी। आपने जब शुरू सारे किया था सारे रिक्वेस्ट करेंगे हमारा चैनल भाई ये सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सारा का चैनल सब्सक्राइब करें, ये कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सब अच्छा, अपना बतूल अपना साहिबा, रखते हैं। अच्छा। मैं बतूल साहिबा, ये वो जो ईद का असल में वाक़या। बात थी कि इधर से आप निकल गए, ये एक आपने बात शुरू की, फिर वहीं हम जी, मैं- घूम रहे हैं। आपने शुरू में ये बताया था कि आप एक जिसे कहते हैं ना कि खलंडरा बच्चा, शरारती बच्चा, या आप उस तरह की मिजाज, तो यकीनन आपकी जिंदगी में तो बहुत सारे वाक़यात होंगे ईद के। नहीं, मैं जो इतनी दिलचस्पी खलंडरा का और बायस- शरारती नहीं थी, मैं बहुत डोमिनेटिंग थी, मैं बहुत हार्ड एडेड थी। तो डिफरेंट और अनयूजुअल बच्चा कह सकते हैं आप। मेरे पेरेंट्स ने ट्रेन ऐसे किया था, उन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया था ज़िंदगी जीने का, बात करने का, तो फिर डेफिनेटली फिर आप टिपिकल स्टैंडर्ड से पूरे नहीं उतरते। और वाकया बचपन की मुझे ये बात याद रहती है कि जो हम अपनी अम्मा के साथ नमाज़ पढ़ते थे, जो आप अपने अब्बा के साथ, तो मुझे, क्योंकि हम 4 बहनें हैं, तो हम अपने घर में 4 जाए नमाज बिछाते थे, 4 हमारे होते थे और एक घर हमारी अम्मा का। तो वो मुझे हमेशा वो Fascinating. बात ईद पे सबसे पहले जब हम उठते हैं वो मुझे याद आती है कि वो हमारे घर में बाकायदा ईद पढ़ने के लिए ना स्पेशल रुमाल थे और स्पेशल उस दिन निकलती थी कालीन या चादरें या जाए नमाज जो सिर्फ ईद के ईद निकलती थी, और ईद के दिन ही वो टोपियाँ निकलती थी, और ईद के दिन वो हमारा सामान निकलता और फिर बंद हो जाता था, फिर अगली ईद पे निकलता। मैंने जो एक क्रेजी चीज़ की, क्योंकि ईद जो शादी से पहले की ईद होती है वो पेरेंट्स ओरिएंटेड होती है, जो अम्मा ने कहा पहन लिया, जो अम्मा ने कहा खा लिया। लेकिन शादी के बाद मैंने एक बहुत क्रेजी चीज़ की ईद से रिलेटेड कि when I was 7 to 8 months pregnant and my husband was at his business and he could not take off, उसकी छुट्टी नहीं थी ईद वाले दिन भी, तो वो काम कर रहा था। अच्छा, आधा दिन गुजर गया ईद का, मैंने कहा नहीं यार, मुझे डॉक्टर ने मना किया था ट्रैवल करने से, तो मुझे याद है कि 4-5 आवर्स का बहुत स्लो गाड़ी चला के बहुत तकलीफ के साथ मैं सिर्फ उसके पास इसलिए गई कि यार लेट्स बी टुगेदर। वो काम कर रहा था, वहाँ पे लेंटर डल रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, और तो आई जस्ट वेंट टू बी विद माय हस्बैंड, जो हमारी, हाँ, हमारी ईद यही थी कि हम साथ थे ऑन दैट कंस्ट्रक्शन साइट। आपको भी मैं जरूर पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं मेरी तो ईदें बस सब शादी के बाद ऐसे नहीं, शादी से पहले चल बता रही हैं। दीजिएगा, इतनी परेशानी है शादी के बाद है। सही होका भरा है, मैंने भी बड़ा। मैं एक चीज जो मुझे बड़ी याद रहती है, फैसिनेट करती है, आज भी करती है, आपको याद होगा एक ईद कार्ड्स हुआ करते थे, बड़ी मोहब्बत,
बड़ी उसके लिए तगोदो बड़ी चूज किया जाता था, उसमें अशार भी थे, उसमें शेर होते बड़े थे मजे मजे के, जिसे कह लेंगे वर्डिंग्स भी होती थी, तस्वीरें उसकी फिर advice उसमें भी होती आर्ट थी, आर्ट बहुत होता था। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा नौशाद नंबर 1। और सर इसको मिली वो भी होता था ना, इस तरह फलां के को बहुत मिले। अब डिजिटल हो गया। मुझे जो आज की जेन ज़ी है शायद उसको कभी उस तरह से वो समझ नहीं पाएगी, उनकी भी अपने जो भी जिस तरह से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती और वो होगा, लेकिन उसको वो चीज़ें आप किस तरह से मिस करते हैं और वो उसमें क्या आज की ईद के अंदर वो है जो आप समझते हैं कि वो होना चाहिए। और जेन ज़ी के लिए मैं चाहूँगा कि आप जो आज के हमारी नौजवान नस्ल है उसको आप ज़रूर जो है ना अपना पैगाम जो है बारी बारी ज़रूर दीजिएगा। डॉक्टर साहब पहले मेरी ईद नहीं अपना बता दीजिए, फिर हम सिल्वर से चले जाते। मुझे लगा था लेकिन क्योंकि उनके बाद मुझे लगा कि मैंने भी घर जाना है प्रोग्राम खत्म करने के बाद। रोज ही घर जाते हैं आप, हाँ। तो आज को अनोखा तो नहीं जाना। सही बात। हाँ, रोज बताएं घर- अपना वाकया। नहीं लेकिन वाकया किस्सा। नहीं, लेकिन मुझे ये है कि हमारी जो ईद शादी से पहले जो मेरी ईद होती थी बहुत मसरूफ होती थी। तो मेरे वालिद साहब के घर में मेहमानों का आना जाना, और मतलब मुझे लगता था कि वो 3 दिन ईद के मुलाजिम भी छुट्टी पे होते थे और मैं, अम्मी और ज़ाहिर भाई थे और मैं एक ही एक बहन हूँ, तो सारा दिन किचन में गुजरता था। और एक मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं तो बर्तन धुल रहे हैं, काम हो रहे हैं, फिर खाना है, सारा कुछ है। तो उसमें सोचती होती थी कि कौन लोग होते हैं जो अपने घर में ना बहुत सुकून की ईद गुजार रहे हैं, और ये अपने घर क्यों नहीं रहते ये लोग सारे, ये हमारे घर क्यों आ जाते शादी हैं। के बाद तो ये शादी के बाद लगा कि वाकई ये ऐसे घर होते हैं क्योंकि हमें जाना होता है। तो शादी के बाद जाहिर है अम्मी की तरफ क्रेडिट नौशाद साहब को जाता है कि जब से ये आए फिर आपके घर कोई नहीं आता। हाँ, लेकिन हमारे घर कोई नहीं आता। नौशाद इतने माशाल्लाह सोशल हाँ, है, तो कहता है कि मैं घर से ही निकल जाऊँ। भाई ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ किसी और दल चले जाना साढ़े हल के हाँ, ये बात हाँ, तो इसलिए पहले अच्छा ही है नहीं है। फिर मुझे कहते हैं कि इससे अपनी पहले तरफ कि ही कोई निकल आपके घर आए आप खुद ही चले जाए। आप खुद ही चले। दरवेश अब आदमी की खूबी ये है। वाली स्ट्रैटेजी पे चले। तो मैं समझ आया कि वैसे घर होते हैं तो दूसरों के जाते हैं फिर। सही बात है। शेर साहब, जो बात मैंने आपसे पूछी थी, आज की जो जनरेशन है, हम देखिए तो हर मिस करते हैं जनरेशन की अपने इश्यूज हैं। मसलन आप हैरान होंगे कि जब हमने जर्नलिज्म शुरू की तो मोबाइल फ़ोन नहीं था, हाँ जी, पेजर सबसे पहले हाँ आया। जी। और आपको पता है हमारे दफ्तरों में क्या होता था, सबसे ज़्यादा हमारे दफ्तर में पता है कौन अहम होता था? टेलीफोन ऑपरेटर, क्योंकि हमें सबको टेलीफोन ऑपरेटर से काम होता था। 3 ऑपरेटर अच्छा, तो वो हम सब ने उससे दोस्तियां लगाई। हमारे लिए जर्नलिस्टों के लिए सबसे पहला मसला ये होता था कि वो हमें नंबर मिला के दे ताकि हमने खबर इकट्ठी करनी है। तो अपने पास फ़ोन नहीं होते थे, कॉल्स लंबी होती थी और सब ने कॉलें करनी होती थी पूरे दफ्तर ने। तो दफ्तरों का अहम तरीन आदमी वो होता था। अच्छा, फिर मुझे याद है कि ये जब पेजर आया तो सबसे पहले हमारा अदारा जो था इसने पेजर लिए, तो पेजर में मैसेज आते थे और सबसे पहले हमें जो दफ्तर के बॉसेस होते थे हर वक्त उनका मैसेज आता था, ये कर दो ये कर दो, अभी बंद कर देते। अच्छा, लेकिन उसके बाद ये मोबाइल फ़ोन आया तो ये तो पूरी दुनिया इसने बदल दी ना। बिल्कुल। तो इसी तरह ये जो चीज़ें हैं ये तब्दीलियां हम रोक नहीं सकते, हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई शक हमें अडॉप्ट करनी है। लेकिन इनमें होना ये चाहिए कि मसलन ईद कार्ड है, अब ये रिडंडेंट हो गया आज की सोसाइटी में, लेकिन क्या काश हम इसको आर्ट फॉर्म में ले आए, हम काश इसको है डिजिटाइज कर रहे हैं। नहीं, डिजिटलाइज तो हो गया, डिजिटलाइज तो हो गया है, लेकिन इसको आर्ट फॉर्म में ले आए और इसको एक दूसरे को गिफ्ट देने की शक्ल में जिंदा रखें। जिस तरह हमने पुरानी कई चीज़ों को जिंदा रखा हुआ है, इसी तरह कुछ तहजीब ऐसी होती है, कुछ रवायात ऐसी होती हैं कि उनको जिंदा रखना आपके लिए, सोसाइटी के लिए हेल्दी रहता है। तो ये हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मसलन हमारे यहाँ पहले ये होता था मिठाइयों का तोहफे दिए जाते थे, तो वो अब पहले घर पे मिठाइयाँ बनती थी, अब बाजार में मिठाइयाँ आ गई। तो चीज़ों को उसके साथ अडॉप्ट करना चाहिए, रिडंडेंट नहीं कर देना चाहिए कि ये बस ये ख़त्म हो गया। कुछ चीजें जो है वो आपके साथ अगर रहें हाँ, तो वो आने वाली नस्लों उनको के नई लिए शक्ल भी दे एक वो दो, नई उनको शक्ल नई देके शक्ल उनको दे दो। उसके हिसाब से आपकी कोई कबल मसीह की ऐसी रिवायत जो आपके साथ चली आ रही हो? अच्छा, देखिए मैं चूँकि खुद एक ज़रा हीरो टाइप आदमी हूँ तो हम अपनी नजर में कपड़े वालों अब मैं लिस्ट तो आपको पेश कर नहीं सकता, ठीक है ना, लाइव प्रोग्राम सब ना देख भी करें, रहे ना हैं, करें। ठीक है ना।
लेकिन ये कि हमारे दौर में मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे वहीद मुराद बहुत पसंद थे और मैं ऑल टाइम फेवरेट मेरा हीरो है वो। स्टिल मैं अभी जब कभी बहुत उदास हूँ तो मैं वहीद साहब के गाने लगाता हूँ, वो देखता हूँ। आप गाते भी हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह गाता भी हूँ, मैं भूखा नहीं मर सकता। आप वाकई गाते हैं? हाँ मैं अभी गाएंगे, हम गाना सुनेंगे तो- आपसे। ये टैलेंट आपका नहीं पता था? नहीं अभी है, गाएंगे। तो- अभी तो मैं आप बाहर निकले रस्सी पे चल के दिखाऊंगा आपको तो मैं मेरे भी तो आपको पता ही नहीं मैं हम- कितना मेरे में कितना टैलेंट है मेरा आपको पता ही नहीं है। टैलेंट तो डुल पै रहा है, लेकिन ये है कि कोशिश ये करें कि हमें गाना जरूर सुनेंगे हम आपसे। गाना लेकिन रस्सी पे तो आप हाँ। रोज चलते हैं। जी हाँ बिल्कुल वो जो ठीक है टाइट ये। रोप होती है जो हाँ, उसमें तो लेकिन हम वो चलते देखो हैं। रस्सी पे चलने का तरीका ये है कि पाँव लड़खड़ाना नहीं है। हाँ बैलेंस कायम रहना चाहिए, ये बड़ी बात, ये बहुत बड़ा मैसेज है हाँ, ये ये बस ये रस्सी आप पे चलने इसको का। पल्लू से बांधे हैं? ये मैसेज है। तो अभी तक गिरा हूँ मैं रस्सी से, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं गिरा, बैलेंस गिरते है। गिरते पकड़ लिए जाते हैं। अच्छा जी, लड़खड़ाते रहते वो हैं। बोले गाना सुनाए जी। प्लीज अच्छा कोई ईद का गाना। ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है गले। भाई तू बहुत खुश हो रहा, तू ही मिल ले। नहीं आपने गाना तो नौशाद को देख के गाया है। आखिर में आप इनसे गले मिल लीजिएगा। हाँ जी हाँ नहीं, मिलूंगा गले तो हमने मिला है, ईद का दिन था तो हमने तो आते कि इसके कि अब के बार गले मिल के भी गिला ना गया, फैज फराज का शेर है तो। लेकिन ये कि वहीद मुराद के लेकिन का आपने दौर- इनको क्यों सुनाया? इनको इनमें मैं चाहता हूँ सॉफ्टनेस पैदा हो, अच्छा। नरमी पैदा हो, इनका गंडासा जो है दफन हो जाए, ठीक है, इनके अंदर तो से एक मुश्किल है। रोमांटिक बंदा निकल आए है। इसलिए मैं आपके बिहाफ पे मेहनत कर नहीं रहा आप हूँ। रहने दें, मेरे बिहाफ पे आप मेहनत वही करें जो आप नहीं कर रहे हैं। ये कहीं क्या करने क्वालिटी की ज्यादा ही ना जरूरत पैदा हो जाए। है? कोई ऐसी ख्वाहिश? हमारी सोसाइटी का अलमिया सुहेल साहब क्या हुआ, वहीद मुराद को मार दिया और गंडासे को निकाल दिया। वो जो खूबसूरती की, सॉफ्टनेस की, मोहब्बत की अलामत था ना, उसे हमने एहसास कमतरी और तन्हाई के अंदर मार दिया और गंडासा कर लिया, मोलिया ते मोहन जी थे वो, सुल्तान रही, और वो आपका फिर कहना हमारी सोसाइटी में से वो खूबसूरती खत्म होती चली। यानी अब फिर हम उससे बचे- वायलेंस Violence, वायलेंस का intolerance। एक दौर आया है ना, उसके सोसाइटी पर बड़े बुरे बड़े असर बुरे पड़े। असर। और बड़ी ये दिलचस्प बात है, मैं पढ़ रहा था इंग्लिश हिस्ट्री में, खासकर जब डिक्टेटरशिप्स आती हैं। सर हाँ बिल्कुल वही हुआ। अच्छा, डिक्टेटरशिप्स आती हैं अमेरिका में भी, बरतानिया में भी, तो वायलेंस बढ़ जाती है। हालांकि टोटल कंट्रोल होता है, लेकिन इसके बावजूद सोसाइटी वायलेंट हो जाती है। उस कंट्रोल के लिए असल में वायलेंस बढ़ रहा होता है ना। सिर्फ मुझे आई डोंट याद नो, है बचपन आई में डोंट नो क्या उसका साइकोलॉजी। अच्छा, और दो चीजें होती है, एक वायलेंस बढ़ जाती है, एक कॉमेडी बढ़ जाती है। और जो ट्रेजेडी है लिखी जाती है, जो अलमिया, ये उस दौर में जब खुशहाली होती है तो उस दौर में ट्रेजेडी क्या लिखी जाती है, अच्छा और जब जबरियत होती है तो कॉमेडी लिखी comedy जाती है। लिखी अमानुल्लाह हमारे जैसे- की कॉमेडी जनरल ज़ियाउल हक के दौर में। बैलेंस करने के अच्छा लिए दूसरी शायद। चीज आप देखें कि पाकिस्तान में सुल्तान रही का दौर आया, ज़ियाउल हक के मार्शल आर्ट, सफोकेशन इतनी थी, लोगों को आजादी नहीं हाँ। थी, तो जब सुल्तान रही कहता था ना ओ जज्जा, तो अंदर से खुशी होती थी, जब वो कोई यही है इंतकाल ना, कर देते हैं तहाफ़ुज़ ना, करते हैं, कोई तो जैसे आवाज सोसाइटी बुलंद का कर रहे हैं तहाफ़ुज़ ना। रही है, वही सब इंस्पेक्टर को पकड़ लिया हाँ। जी, इंस्पेक्टर के खिलाफ वो कर रहा है, या उसको वो अथॉरिटी के वो- अगेंस्ट जो एक वो था ना इंसान revolt, वो feel होता है। जो हमारे अंदर एक वो थी, उसकी हाँ, हमें उसको- शक्ल नजर आती थी, असल कोई तो में- चैलेंज कर रहा है असल ना। में जो ऑर्गेनाइज सोसाइटियाँ होती हैं, जिनके अंदर डिसिप्लिन, कानून, आइन, कुछ तरीक़ेकार होता है, वो उन्हीं को कहते हैं ना एस्टेब्लिश या स्टेबल सोसाइटियाँ। बिल्कुल उसके अंदर फिर बड़ा लिटरेचर भी लिखा जाता है, उसके अंदर जो है अच्छी चीज़ें भी जन्म लेती हैं। Soft। तो हाँ, मतलब ये हैरान कुन बात है कि जो कॉमेडी की उम्र है वो बहुत थोड़ी है, लेकिन और जो है एंजॉयमेंट उसमें ज़्यादा है, और जो ट्रेजेडी है उसकी उम्र ज्यादा है। उसकी लंबी उम्र है। सालों सेंचुरीज ओल्ड है। हाँ, लेकिन उसको डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है, यानी आपके लिए और वो बहुत लिखी कम हो जाता है। दुनिया में बेस्ट ट्रेजेडी तब लिखी गई है जो बड़ा अमून और सुकून था। अमन सुकून का था। अब दौर देखें ना, सॉफ्टनेस तो ऑलमोस्ट वैसे भी हमें खत्म हो गई। शाहरुख रह गया, इसार राना रह गया, इस तरह के चंद करैक्टर हैं जो मतलब आज के रोमांटिक प्रोग्राम में तो वगैरह। बाकी क्या रह गया इस राणा साहब सोसाइटी दोबारा में? बोलिएगा।
सुबह चाहूंगा हो बस- गई है, ख्वाब जो आपने बतूल साहिबा- बुन रहे हैं उनसे निकल मैं आए। चाहूंगा बतूल साहिबा भी जो हैं वो कोई थोड़ा सा कोई पैगाम आप समझती हैं आज, क्योंकि आप वालदा भी हैं, आपके भी बच्चे हैं, आप नई नस्ल को परवान चढ़ा रही हैं, क्या आपका पैगाम देना चाहती हैं नई नस्ल को? मुझे लगता है कि मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है कि हम मेहरबान नहीं हैं दूसरों की तरफ, काइंडनेस की बहुत कमी है, मतलब आप अवेलेबल रहें, आप अपने आप को एक्सप्लॉइट ठीक है मत होने दें, बट बी काइंड टू अदर्स, एवरीबडी, काइंडनेस की बहुत कमी है। आपको भी बचाऊंगा डॉक्टर साहब, हाँ तक वो होस्ट, लेकिन मैं इसलिए क्योंकि आप पढ़ाती हैं, उस्ताद हैं, मैं चाहूँगा बच्चों को तो वैसे ही आप लेसन देती रहती हैं, लेक्चर्स भी देती रहती हैं, लेकिन कोई स्पेशल मैसेज जो आज की जनरेशन नहीं, मैं बड़ों को भी दे लेती आपको रोज मिलता है, आपको रोज मिलता है, लेकिन ना उनके बच्चे तो लेसन समझते सबको मिलते ही रहते हैं, आप हैं, समझते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। लेकिन आज की नौजवान नस्ल को ईद के स्पेशल नौ- रेफरेंस से आप क्या देना चाहते इतनी मैं नौजवान नस्ल को तो हम पैगाम देते ही रहते हैं, लेकिन जो एक मेरी फीलिंग ईद को लेकर होती है कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, वक्त गुजर रहा है, हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनका ख्याल रखना, जिसमें हमारे वालिदैन भी शामिल हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे वालिदैन हैं, आज हम बहुत सी ऐसी बातें जब मैं पीछे पलट के देखती हूँ तो याद आती हैं, शादी से पहले की ईदें याद आती हैं, रमज़ान याद आता है। मैं तो रोज़ सहरी पे सोचती हूँ कि वो सहरी जो मैं अपने अम्मी अब्बू के घर में करती थी, मैं अपने भाइयों के साथ कर रही होती थी, और मैं एहसान कर रही होती थी अपनी अम्मी पे कि भाई मैंने कर ली है, और एक माहौल होता था और सारा कुछ था, वो हर रमज़ान में बहुत ज़्यादा याद आता है। तो वो जो सारे लम्हे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथ से ना निकलते जा रहे हैं और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि इन लम्हों को समेट के रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, उनसे बैठें, उनसे बात करें, उनके पास जाएं, उनसे मिलें। और ईद और रमज़ान ऐसे मौके हैं जो हमें उनके साथ एंजॉय करने चाहिए, उन खुशियों को बांटना चाहिए, और इनको जितना हम समेट सकें ना, बस मुझे लगता है कि वो बिल्कुल संभाल के रखना चाहिए और उतना समेटना चाहिए। तो आजकल के जो बच्चे जो माँ बाप के साथ नहीं बैठते या उनसे इन त्योहारों पे उनको होता है कि भाई हम कोई और काम कर लें, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये फैमिली का वक्त है और फैमिली के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि यादें कई दफ़ा बड़ी फिर आपको तकलीफ भी देती हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। अब मुझे कहा जा रहा है कि ईद शो का ये जो वक्त है बहुत अच्छा हमने वक्त गुजारा। सोहेल बड़ाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साराना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तूल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, 2 दफ़ा कहना पड़ेगा। जो बात इस सारी गुफ्तगू के अंदर जो मुझे हासिल गुफ्तगू मुझे समझ आया वो ये है कि हमें सोसाइटी में काइंडनेस को, सॉफ्ट साइड को परवान चढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें आपका अदब है, आपका लिटरेचर है, आपकी जो हमारे अंदर की अच्छाई है, या हम जो एक दूसरे के लिए जो मोहब्बतें हैं जो एक दूसरे को पहुंचा नहीं पाते, वो पहुंचानी चाहिए, वो पहुंचाकर हमें उनको बांटना चाहिए और उसको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो घुटन है वो इसी तरह से दूर हो सकती है कि हम अपनी बात कहें और बात कहने के काबिल हमें रहने दिया जाए, क्योंकि जब हमें बात करने से रोका जाता है तो इस घुटन का एहसास बढ़ता है, जिसको हमें दूर करने की ज़रूरत है। आने वाली नस्ल के लिए अगर हम ये घुटन ख़त्म करने में कामयाब हुए तो मैं समझता हूँ कि उनको वो माहौल हम दे सकते हैं जिससे वो इस पूरी जो आलम जो अक़वाम आलम है इसमें अपना नाम भी बना सकते हैं, वो किसी से कमतर नहीं, वो इनसे मुकाबला भी कर सकते हैं। तो आज का ईद का जो शो है यही ख़त्म करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि अरबाब इख्तियार भी, हमारी हुकूमतें भी, हमारे हुक्मरान भी और हमारे जो अशराफिया है वो मोहब्बत को परवान चढ़ाएगी, सॉफ्ट इमेज को परवान चढ़ाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आने वाली नस्ल जो है उसके लिए अच्छे से अच्छा माहौल पैदा हो। इंशाल्लाह फिर दोबारा अपने रेगुलर प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।